हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइंस एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 साइंस चैप्टर 7 दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसका मेन टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखा था कि रिप्रोडक्शन किस तरह से ज़रूरी होता है, कैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, क्यों करते हैं, है ना। मेनली हम लोगों ने फोकस किया था कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल प्रोसेस नहीं है, फिर भी ऑर्गेनिज्म क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इससे डीएनए में किस तरह से वेरिएशंस आता है, वेरिएशन कैसे इंपॉर्टेंस रखता है अपनी, और इससे इवोल्यूशन कैसे होती है ना। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर अप की थी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का मेन टॉपिक दैट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, तो देखो, हमारे अर्थ पे बहुत सारी वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होती हैं, राइट। अब उन ऑर्गेनिज्म को की वन बाय वन स्टडी करना तो काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसलिए इन ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। तो इन ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। मैंने कहा कि अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है सिंगल सेल्ड, यानी जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर के बने हुए हैं, एंड दूसरा होता है, दूसरे टाइप के दूसरे कैटेगरी में आ जाते हैं आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मल्टी सेलुलर, है ना। सिंगल सेल को ही हम यूनिसेलुलर भी कहते हैं। यूनी मतलब होता है वन एंड मल्टी मीन्स मेनी, ठीक है। तो यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो इन्हें सिर्फ एक सिंगल सेल, एक सिंगल पेरेंट रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल, एक सिंगल पेरेंट ही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। यही एक सिंगल सेल डिवाइड होकर के क्या करता है, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से इसमें हर एक फंक्शन के लिए एक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसा कि हमने फर्स्ट बायोलॉजी के चैप्टर में देखा था, लाइफ प्रोसेसेस में डिफरेंट प्रोसेसेस हमने देखी। न्यूट्रिशन होता है जो कि डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक अलग से रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो अच्छे से उस फंक्शन पे फोकस कर सके। इसके लिए हमारी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अलग अलग सिस्टम्स हैं, है ना। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता हमारी बॉडी में, तो फिर क्या होता, हमें ऑक्सीजन जो है वो स्टोर करके रखना पड़ता पूरे एक दिन के लिए, कि एक दिन में हमें इतना ही में काम चलाना है, ऐसा कुछ सिचुएशन होती है ना। लेकिन हमारी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसमें डिफरेंट सिस्टम्स इंक्लूडेड हैं अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तभी हम अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से एक और सिस्टम हमारी बॉडी में होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और रिप्रोडक्शन के लिए भी कुछ सेल्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि इसमें यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल है, एक ही सेल को रिप्रोडक्शन भी करना है, एक्सक्रीशन भी करना है, फूड कैप्चरिंग भी करनी है, सारी चीज़ें एक ही सेल को करना है ना। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डिफरेंट सेल्स होते हैं। मिलियंस टू ट्रिलियंस सेल्स से हमारी बॉडी बनी हुई है। किसी भी हायर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो बहुत सारे सेल से मिलकर के बनी हुई है। तो उसमें रिप्रोडक्शन होता है, उसके लिए एक अलग सिस्टम होता है, इसके लिए एक अलग सेल्स होते हैं, है ना, जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अकेले रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इन्हें एक दूसरे बॉडी की भी ज़रूरत होती है, एक दूसरे सेल की भी ज़रूरत होती है रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। यानी कि दो पेरेंट्स जब इन्वॉल्व होते हैं, एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ओके। इसमें दो पेरेंट्स के से दो सेल आते हैं, दो सेल आकर के फ्यूज होते हैं और तब जाकर के रिप्रोडक्शन होता है, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो एक मोड आपने देखा कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पेरेंट, एक सिंगल सेल का क्या मतलब है, पेरेंट, है ना। तो जहाँ पे एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, और एक रिप्रोडक्शन आपने देखा कि जहाँ पे दो पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन के दो मोड हो जाते हैं। एक होता है आपको रिप्रोडक्शन के, अगर हम मोड की बात करें तो दो टाइप के रिप्रोडक्शन हो जाते हैं। एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल इन्वॉल्व होते हैं, सिंगल सेल्ड, सिंगल पेरेंट, है ना, पेरेंट कह सकते हैं हम इसको,
सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होते हैं जिसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सेल है, एक सिंगल सेल डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पे नो गैमेट फॉर्मेशन, नो गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है कि यहाँ पे गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है, गैमेट्स बनते हैं। अब भैया मैंने कहा कि यहाँ पे 2 पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हर एक पेरेंट की सेल से हर एक पेरेंट की बॉडी से क्या होता है, एक एक सेल आते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म आया गैमेट्स, है ना। तो गैमेट मतलब होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स। गैमेट्स किसको कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स को कहा जाता है। हमारी बॉडी में 2 टाइप के सेल्स होते हैं। एक देखो, अब हमारी बॉडी में 2 टाइप के सेल्स होते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, उन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है, अगर हम सेल की बात करें, ठीक है, तो इस गैमेट्स को कहा जाता है रिप्रोडक्टिव सेल्स। ओके, रिप्रोडक्टिव सेल्स वैसे सेल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन में ही पार्टिसिपेट करते हैं। जैसा कि आपने देखा था, डिफरेंट फंक्शंस देखे थे। जैसे कि ब्लड का क्या काम होता है, ब्लड में जो सेल्स होते हैं आरबीसी, उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है ना, वो क्या करता है, आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करता है ना। तो उसी तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी जो सेल्स मौजूद होते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ काम होता है रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने का, रिप्रोडक्शन में हेल्प करने का, ठीक है, रिप्रोडक्शन कराने का। तो उन्हीं सेल्स को कहा जाता है रिप्रोडक्टिव सेल्स या गैमेट्स। और इन्हीं गैमेट्स को हम अदर नेम देते हैं, इसे हम जर्म सेल भी कहते हैं, इसे हम जर्म सेल भी कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहा जाता है। तो एक टाइप के सेल ये हो गए जो कि सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और दूसरा टाइप का सेल होता है हमारी बॉडी में जिसे हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स। ये सोमैटिक सेल्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं। इनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन करना, यानी कि हमारी मसल्स वगैरह जो ग्रोथ करती हैं तो वहाँ पे जो सेल्स पाई जाती है वो कौन सी सेल्स होती है, सोमैटिक सेल्स होती है। इस रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ करके बाकी जितनी भी सेल्स हैं वो सारी के सारी सोमैटिक सेल्स हैं, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ डिवीजन करना होता है। ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। 2 गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक को कहा जाता है मेल गैमेट्स एंड दूसरे को कहते हैं फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट जो कि मेल पेरेंट से आता है ना, मेल गैमेट जो कि मेल पेरेंट से आता है, और उसे हम कहते हैं फादर सेल भी कहा जाता है, इसको फादर सेल भी कहा जाता है, या फिर इसे हम कहते हैं ह्यूमन के केस में इसे स्पर्म सेल कहा जाता है। स्पर्म जो होते हैं वही होता है मेल गैमेट, ठीक है, या फिर इसे हम मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कह सकते हैं। इसी तरह से फीमेल बॉडी से जो एक सेल आता है रिप्रोडक्टिव सेल, फीमेल बॉडी में जो प्रेजेंट होता है फीमेल पेरेंट में, है ना, सिर्फ ह्यूमन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे प्लांट्स के केस में भी ऐसा होता है, जिसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्रेंड्स, उन सभी में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। और 2 गैमेट्स होते हैं, एक मेल पेरेंट से आते हैं और दूसरे फीमेल पेरेंट से आते हैं। तो फीमेल पेरेंट से जो सेल आता है उसको हम मदर सेल्स भी कहते हैं, उसे हम मदर सेल्स भी कहते हैं, या फिर फीमेल गैमेट कहेंगे, या फिर ह्यूमन के केस में अगर हम बात करें तो इसे एक सेल कहा जाता है, एक सेल या ओवम। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एक सेल या ओवम कहा जाता है, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कह सकते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, अब दोनों में अगर हम डिस्टिंग्विश की बात करें, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, क्यों 2 मोड अपनाए जाते हैं, तो 2 डिफरेंस तो हमने देख लिया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो ये यूनिसेलुलर में होता है, और कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो होता ही है, और कुछ मल्टीसेलुलर में भी होता है। ऐसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जिसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सिंपल होता है। सिंपल का क्या मतलब कि उसमें कोई कंपार्टमेंट नहीं होता है हम लोगों की तरह, है ना। हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें अलग अलग रिप्रोडक्टिव अलग अलग सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। तो उन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में असेक्सुअल नहीं होता है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। यहाँ पे जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं वो सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ मल्टीसेलुलर में होता है, और कुछ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले भी ऐसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और बाकी जितने भी कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले सेल्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सभी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब जब यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो गैमेट्स का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है ना। तो जब गैमेट्स नहीं बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है। अब व्हाट इज फर्टिलाइजेशन?
तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब दो गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। तो जब ये दोनों सेल्स है ना, गैमेट्स क्या है, बेसिकली सेल्स है, तो जब दो सेल्स आपस में फ्यूज करते हैं तो इसी को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट ही नहीं बन रहे हैं तो इसलिए इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट्स होते हैं इसलिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिकॉज एक सिंगल सेल डिवाइड करता है इसलिए इसमें जो डीएनए की कॉपी होती है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होती है, इसमें कोई इतना वेरिएशन नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए इससे जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो लमसम जेनेटिकली ये सिमिलर होते हैं या फिर आप आइडेंटिकल भी इसको कह सकते हैं। लेकिन बिकॉज यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें दो बॉडी से सेल्स आ रहे हैं, है ना, तो सेल में डीएनए कॉपिंग तो होगी, तो डीएनए कॉपिंग के रीडिंग इसके सेल में कुछ गड़बड़ी हो गई, है ना, तो इस ये जो सेल दे रहा है हाफ डीएनए जो यहाँ पे दे रहा है फ्यूजन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, तो इसके डीएनए में भी वेरिएशन है, इसके डीएनए में भी वेरिएशन है। तो इस वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं, उनका डीएनए मैच नहीं करता है किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, इसीलिए कभी भी कुछ भी होता है, कोई घटना वगैरह घटती है तो डीएनए टेस्ट कराया जाता है, क्योंकि डीएनए ही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हर बॉडी में अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस की अगर हम फिर से बात कर लें एक बार, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ये एक बहुत ही फास्ट प्रोसेस होती है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। जैसे कि आप यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझ सकते हो कि ह्यूमन बींग्स में जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फादर मदर के मेल से होता है। ठीक है, तो ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं वो 9 मंथ लग जाता है ना, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसी तरह से हर ऑर्गेनिज्म में होता है जो जिसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उन सभी में ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन भी नहीं होती है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं इसलिए इसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन भी होती है ना। दूसरी बात कि यहाँ पे बिकॉज एक सिंगल पेरेंट होता है इसलिए इसमें जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो मल्टीपल डिवाइड करते करते बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिकॉज दो पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं और टाइम टेकिंग प्रोसेस होने की वजह से इसमें इतनी जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन नहीं होता है इस मोड में, है ना, तो इसलिए इसमें कम ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। बिकॉज यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है इसलिए डीएनए कॉपिंग के वक्त कुछ भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है, इसलिए लो जेनेटिक वेरिएशन, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हाई जेनेटिक वेरिएशन होता है। अब यहाँ पे एक टर्म आया, आपने क्लास 9th में सेल डिवीजन पढ़ा है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, है ना, तो सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। माइटोसिस में जो होता है सेल का जो आप जानते होंगे कि क्रोमोसोम नंबर होता है हमारी बॉडी में 46, है ना, तो यहाँ पे माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर जो होता है ये डबल हो जाता है, लेकिन मियोसिस में क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिकॉज दो बॉडी से क्रोमोसोम आ रहे हैं, डीएनए में क्या है, क्रोमोसोम में डीएनए ही इन्वॉल्व होते हैं ना, डीएनए को ही तो अरेंज किया हुआ रहता है, डीएनए ही अरेंज्ड रहते हैं क्रोमोसोम में, है ना, तो क्रोमोसोम नंबर अगर दो पेरेंट्स से आ रहे हैं, अगर यहाँ पे माइटोसिस होती तो 46 एक सेल से, 46 दूसरे सेल से, तो यहाँ पे तो क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता, है ना, 46 हो जाता। तो इसीलिए यहाँ पे मियोसिस होती है। मियोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस पहले होती है, उसके बाद फिर मियोसिस भी होती है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होती है। तो ये डिफरेंसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, किसी भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दो बातें हैं जो कि कॉमन होती हैं। रिप्रोडक्शन है बिकॉज तो इसमें नए ऑफ स्प्रिंग तो प्रोड्यूस होंगे ही, नए इंडिविजुअल तो प्रोड्यूस होंगे ही, तो इसलिए दोनों ही केसेस में नए ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। और दूसरी बात कि बिकॉज एक सेल से एक ऑर्गेनिज्म बनाना है तो इसलिए एक सेल में डीएनए कॉपी ज़रूर होती है दोनों ही केसेस में, तो दैट मीन्स जेनेटिक मटेरियल पास होते हैं एक पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में। तो ये दो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दोनों रिप्रोडक्शन के, और ये रहा आपका डिफरेंसेस जो कि आपको अपने नोट्स में नोट करना है। ठीक है, अब
आज के इस पार्टिकुलर टॉपिक में, आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे हम लोग कवर अप करने वाले हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इसके डिफरेंट टाइप्स को, है ना, डिफरेंट मोड्स को देखने वाले हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट बॉडीज में किस तरह से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे। यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और ये या तो 2 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज एक सेल जब डिवाइड होता है तो ये 2 सेल बनाएगा, इतना तो आपको पता है ना। अगर ये फर्दर डिवाइड करता है तो फिर से ये 2 सेल बना देगा। तो डैट मीन्स कि एक सिंगल पेरेंट 2 या 2 से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है जो कि एकदम जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है उसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब ये जो सेल्स प्रोड्यूस हुए ना, इसको हम डॉटर सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉटर सेल्स। ठीक है, डॉटर सेल्स कहते हैं। अब ये होता किसमें तो ये मेनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है और कुछ मल्टी सेलुलर जो कि सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उसमें भी होता है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई। प्रोटोजोआ मतलब प्रोटोजोआ एक कैटेगरी है जिसके अंतर्गत आपको आता है अमीबा, पैरामीशियम हो गया और लिशमैनिया हो गया, ये सब प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इसी तरह से फंजाई भी एक फैमिली है, इसमें आपको आ जाता है यीस्ट, है ना, मशरूम, ये सब फंजाई है। ठीक है, एंड कुछ सिंपल एनिमल्स भी होते हैं जैसे कि हाइड्रा देखने में आपको क्या लगता है कि वो प्लांट होगा, लेकिन ये एनिमल्स है, और प्लेनेरिया भी एनिमल्स है। तो ये सारे सिंपल एनिमल्स हैं जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैरी करते हैं। एंड कुछ वेजिटेटिव प्लांट्स में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो फ्रेंड्स यहीं पे मैं क्लियर कर देती हूँ कि देखो प्लांट्स को छोड़ करके एनिमल्स में जो भी होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके कुछ टाइप्स हैं। फिजन मतलब कि ब्रेकडाउन। ठीक है, आपने 2 टर्म सुने होंगे, एक होता है फ्यूजन, है ना, एक होता है फ्यूजन। तो फ्यूजन मतलब कि 2 सेल्स का आपस में जुड़ना, और फ्यूजन मतलब होता है एक सेल का 2 सेल में टूटना। ठीक है, यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस अगर आप इधर से कर लो, 2 सेल हैं आपस में जुड़ करके एक सेल बना रहे हैं, तो ये हो गया फ्यूजन, ये हो गया फ्यूजन। और अगर इसका जस्ट इस साइड से देखो, एक सेल से 2 सेल बन रहा है, तो ये है फिजन। ठीक है, दूसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है फ्रैगमेंटेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इस वर्ड से, फ्रैगमेंट मतलब होता है पीस। तो एक सिंगल सेल का छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होना, ये क्या कहलाता है? फ्रैगमेंटेशन। रीजेनरेट करने की प्रोसेस, है ना, एक छोटे से टुकड़े से एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म डेवलप कर देना, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। बडिंग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है बडिंग, यानी कि इसमें बर्ड्स देखे आपने, ईयर बर्ड्स जो होता है ना, तो वो कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये इस तरह से रहते हैं, यहाँ पे कॉटन लगा हुआ होता है ना, तो इसी को तो कहते हैं बर्ड्स। तो इसी तरह से किसी ऑर्गेनिजम्स में एक सेल है और उसके ऊपर एक छोटा सा बर्ड्स निकल जाता है जो कि ग्रो करके एक नया ऑफस्प्रिंग बनाता है, उसी को कहते हैं बडिंग। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में होने वाले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। उसके बाद आता है स्पोर फॉर्मेशन। तो ये सारे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं विद फिजन। ओके, सो फिजन, जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है, फिजन मतलब कि टूटना। एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होता है 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स में, उसे हम फिजन कहते हैं। यानी कि किसी एक सिंगल सेल का या तो 2 सेल में ये टूटेंगे, या फिर कभी कभी ऐसा होगा कि ये फर्दर फिर और ब्रेक डाउन हो जाते हैं इस तरह से, फिर ये फर्दर और ब्रेक डाउन हो जाएगा। 2 सेल ये बनाता है, यहाँ पे 2 सेल बनेंगे, यहाँ पे भी 2 सेल बनेंगे, यहाँ पे भी 2 सेल बनेंगे, इस तरह से, है ना। तो ये 2 टाइप का फिजन हो सकता है। एक कि जब ये एक ही बार डिवाइड करें और 2 सेल्स बनाएं, तो 2 सेल्स यहाँ पे 2 डॉटर सेल, इसको क्या कहते हैं? डॉटर सेल्स कहते हैं। जो प्रोड्यूस होता है, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, उसको हम कहते हैं डॉटर सेल्स। ठीक है, तो जब 2 सेल्स बनेगा तो उसे हम बाइनरी फिशन कहते हैं, और जब मोर डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं तो इस टाइप के फिशन को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल फिशन कहते हैं। ओके, अ प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल, एक पेरेंट सेल है वो डिवाइड होता है और 2 आइडेंटिकल मतलब एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर दिखने वाले, ठीक है,
तो दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो इस तरह के फिजन को हम कहेंगे बाइनरी फिजन। फॉर एग्जांपल बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, उसमें बाइनरी फिजन होता है। प्रोटोजोआ जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, लिशमैनिया, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, आपकी एनसीईआरटी में रिटन है, इसलिए आपको नेम याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, है ना, तो उसमें से आपको चुनना रहेगा। यहाँ पे प्लाज्मोडियम भी इसमें रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से याद रखना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस टाइप का रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। एंड मल्टीपल फिजन, जब एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर के एक ही बार में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, तो इस तरह के फिजन को हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम। ये सारे एग्जांपल्स को हम लोग अभी 1 बाय 1 देखने वाले हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू दी बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा में किस तरह से बाइनरी फिजन होता है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अमीबा होता क्या है। अमीबा क्या है, तो ये एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटोजोअन है। प्रोटोजोअन एक फैमिली है जिसमें बहुत सारे एक ऑर्गेनिज्म का एक कैटेगरी होता है, ठीक है। अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स को उनकी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक प्रोटोजोआ भी एक कैटेगरी है, ठीक है। तो ये अमीबा एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, क्योंकि इसके पास एक ट्रू न्यूक्लियस होता है, इसीलिए इसको यूकैरियोटिक कहा जा रहा है। एंड प्रोटोजोआ की कैटेगरी से बिलोंग करता है, इसलिए प्रोटोजोअन है। प्रोटोजोअन सिंगुलर होता है, प्रोटोजोआ प्लूरल होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटोजोआ, ओके। इसमें अगर हम मूवमेंट की बात करें तो इसमें मूवमेंट आपको पता होना चाहिए कि मूवमेंट ये कैसे करते हैं। इसमें क्या पाया जाता है भाई, ये क्या है, ये सब ये जो निकला हुआ है ये क्या है, स्यूडोपोडिया। तो मूवमेंट किसके थ्रू होता है, स्यूडोपोडिया के थ्रू, है ना। और यही स्यूडोपोडिया के थ्रू ये फूड कैप्चर भी करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मूवमेंट एंड फूड इनटेक दोनों किसके थ्रू होता है, स्यूडोपोडिया के थ्रू, ओके। ये किस तरह से फिजन करते हैं, ये किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, ये सिंपली एक सेल को 2 सेल में डिवाइड करके ये रिप्रोडक्शन करते हैं। अब ये होता कैसे है, तो देखो ये 5 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले इस सेल को तैयारी करनी पड़ती है रिप्रोडक्शन की। तो ये क्या तैयारी करेगा, सबसे पहली तैयारी डीएनए की कॉपी तैयार करता है ना, क्योंकि एक सेल इसको भी एग्जिस्ट करना है, तो एग्जिस्ट करने के लिए डीएनए होना ज़रूरी है। अगर ये एक डीएनए पास ऑन कर देता है तो फिर तो इसके पास नहीं रहेगा ना, तो इसलिए ये क्या करता है, कॉपी तैयार करता है डीएनए की, ओके। उसके बाद जब डीएनए कॉपी हो गई तो अब ये सेल अपने साइज को इंक्रीज करता है। इसमें जो कंपोनेंट है, जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, उसको भी डबल करता है। साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस की स्ट्रेचिंग स्टार्ट हो जाती है और सेल इलोंगेट करना स्टार्ट कर देता है। तो दिस इज कॉल्ड सेल ग्रोथ, जहाँ पे सेल इलोंगेशन होता है एंड साइटोप्लाज्म भी इंक्रीज होते हैं, और साथ ही साथ जो भी कंपोनेंट हैं, फूड वैक्यूल हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ये सब क्या हो जाता है, डबल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये सारी की सारी तैयारी हो जाती है, फिर ये न्यूक्लियस जो है अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच होने लगता है, और धीरे धीरे स्ट्रेच होते होते ये क्या हो जाता है, 2 अलग अलग कंपार्टमेंट में इस तरह से डिवाइड हो जाता है। इस न्यूक्लियर डिवीजन को कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस। अगर आपको ये टर्म नहीं याद है तो आप इतना ध्यान में रखेंगे कि पहले अमीबा में जब बाइनरी फिशन हो रहा होता है तो उस टाइम में पहला स्टेप होता है न्यूक्लियस के डिवाइड होने का। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तब साइटोप्लाज्म डिवाइड होते हैं, और साइटोप्लाज्म के डिवाइड होने को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है, ठीक है। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, दोनों साइड में स्ट्रेचिंग होने लगती है और डीएनए भी दोनों साइड में आ जाते हैं, और इस तरह से न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। अब बारी आती है साइटोप्लाज्म के डिवाइड होने की 4th स्टेप में। तो साइटोप्लाज्म भी धीरे धीरे साइड होते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे ये खींचाते इलोंगेट होते होते ये दोनों 2 सेल में डिवाइड हो जाते हैं। फाइनल स्टेप में क्या हो जाती है, सेल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है 2 डॉटर सेल्स में, ठीक है। जब पूरा कंटेंट 2 पार्ट्स में बढ़ जाता है तो फाइनली 2 सेल्स सेपरेट आउट हो जाते हैं, जिन्हें हम डॉटर सेल्स कहते हैं, ओके। जो डिवाइड कर रहा है इसको हम पेरेंट सेल कहेंगे, इसे हम कहेंगे पेरेंट सेल, और जो प्रोड्यूस हुआ उसे हम कहेंगे डॉटर सेल। ये ध्यान रखिएगा, दोनों टर्म आगे बहुत सारे जगह पे यूज होने वाला है, ओके। अब ये जो स्प्लिटिंग होती है ना अमीबा में, ये किसी भी प्लेन में हो सकती है। प्लेन का क्या मतलब है कि देखो ये एक अमीबा है, ये या तो इस तरह से डिवाइड कर सकता है, ये चाहे तो इस तरह से डिवाइड कर सकता है, ये या तो इस तरह से डिवाइड कर सकता है, या इस तरह से, यानी इसको हम कहते हैं प्लेन।
है ना, जहाँ पर से दो भाग में बट रहा है। यहाँ पे किस तरह से हो रहा है, यहाँ पे ऐसे डिवीजन हो रहा है, ये इस तरह से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अमीबा बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी डायरेक्शन में इसमें डिवीजन होता है। अमीबा में ये जो ओरिएंटेशन है डिवाइड करने का, ये फिक्स नहीं होता है। ये लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में भी डिवाइड हो सकता है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ऊपर नीचे, इसको हम ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन कहेंगे। और अगर इस तरह से डिवीजन हो रहा है तो इसको हम ऑब्लिकली बाइनरी ऑब्लिक बाइनरी फिशन कहेंगे। तो यहाँ पे कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसलिए इसको हम कहते हैं इर्रेगुलर बाइनरी फिशन, ठीक है। इसी तरह से लिशमैनिया में भी बाइनरी फिशन होता है। लिशमैनिया क्या है, तो ये भी एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटोजोआ है। यूकैरियोटिक क्योंकि इसमें भी ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। इसमें भी बिल्कुल सेम स्टेप्स होते हैं। ये भी एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटोजोआ है, तो बिल्कुल सेम स्टेप होते हैं। इसके मूवमेंट की अगर हम बात करें तो लुक एट दिस, इसके फिगर को देखो, यहाँ पे ये कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है फ्लैजेला। फ्लैजेलम है ये, एक रहा तो फ्लैजेलम, एक से ज्यादा अगर हम लिशमैनिया की बात कर रहे हैं तो फ्लैजेला वर्ड यूज किया जाता है, फ्लैजेला यहाँ पे ए होगा, ठीक है। लिशमैनिया एक डिजीज कॉज करता है जिसे हम कहते हैं काला जार, ठीक है। काला जार डिजीज किसके थ्रू होता है, किसकी वजह से होता है, लिशमैनिया की वजह से। और ये काला जार जिस स्पीसीज की वजह से होता है उसका पूरा नाम है लिशमैनिया डोनोवनी। लिशमैनिया डोनोवनी ये साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि लिशमैनिया कॉजेस काला जार, ये नोट कर लीजिएगा। और लिशमैनिया में मूवमेंट किसके थ्रू होता है, फ्लैजेला के थ्रू, ठीक है। दो बातें आपको नोट करनी है। अब इसमें भी रिप्रोडक्शन बिल्कुल अमीबा की तरह ही होता है, बट ये एक डिफरेंस यहाँ पे ये है, लुक एट दिस, यहाँ पे इसके बाद यहाँ ये प्रोसेस है और उसके बाद ये प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें जो डिवीजन होता है, हमने अमीबा में देखा था कि वो किसी भी ओरिएंटेशन में डिवाइड कर सकता है, लेकिन लिशमैनिया में ये डिवीजन फिक्स है, इसका ओरिएंटेशन फिक्स होता है। ये हमेशा लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसीलिए इस तरह के बाइनरी फिशन को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। स्टेप्स बिल्कुल सेम है। सबसे पहले लिशमैनिया क्या करेगा, डीएनए की कॉपी करता है, उसके बाद फिर न्यूक्लियस डिवीजन होगा। लुक एट दिस, न्यूक्लियस डिवीजन के साथ साथ ये दूसरा फ्लैजेला भी बनना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे ग्रो करता है और न्यूक्लियस डिवीजन भी होता रहता है साथ साथ। यहाँ पे देखो न्यूक्लियस पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है, फ्लैजेला भी ग्रो कर चुका है। अब जैसे ही ये फ्लैजेला इतना दूसरे साइड में ग्रो कर जाता है, वैसे ही यहाँ पे थर्ड स्टेप में इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होती है। जैसे ही न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये अंदर की तरफ इनफोल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर से ये अंदर की तरफ इनफोल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। अभी इस तरह से थी, है ना। अब ये जो पॉइंट है ये अंदर जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो जब ये इस तरफ जाएगा तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा बनेगा ना। तो यही चीज़ स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे ये अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है सेल मेम्ब्रेन, और धीरे धीरे करते करते ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। इस तरह से साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है फोर्थ स्टेप में, साइटोकाइनेसिस कंप्लीट, और उसके बाद ये दोनों सेल्स अलग अलग हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। तो इस तरह से 5 स्टेप्स में लिशमैनिया में भी बाइनरी फिशन होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें हॉरिजॉन्टली डिवीजन होता है ना, हॉरिजॉन्टली होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो पैरामीशियम, पैरामीशियम में जो डिवीजन होता है ये भी एक यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, इसमें भी ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, एंड ये भी प्रोटोजोआ की कैटेगरी में ही आता है। ये भी क्या है, प्रोटोजोआ ही है। इसमें जो बाइनरी फिशन होता है, लुक एट दिस, यहाँ से बाइफरकेट हो रहा है, यहाँ से दो में बट रहा है ना। इसमें भी सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो भी सेल ऑर्गेनेलिज हैं वो सबसे पहले तो डीएनए की कॉपी होती है फर्स्ट स्टेप में, है ना। उसके बाद जितने भी कंटेंट हैं वो डबल होंगे, न्यूक्लियस जो है वो स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। माइक्रो न्यूक्लियस जो है वो भी डिवाइड होने स्टार्ट हो जाएंगे, और मैक्रो न्यूक्लियस, इसमें 2 न्यूक्लियस पाया जाता है, मैक्रो एंड माइक्रो, ये दोनों ही डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। थर्ड स्टेप में कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है, और साइटोप्लाज्म जो है वो 2 साइड में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस, एंड देन दोनों सेल्स डॉटर पैरामीशिया, पैरामीशियम का प्लूरल पैरामीशिया, दोनों डॉटर सेल्स अलग अलग हो जाते हैं। इस तरह से पैरामीशियम में यहाँ से आपने देखा इस तरह से हॉरिजॉन्टली डिवीजन हो रहा है। इस तरह के डिवीजन को हम कहते हैं ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन।
क्योंकि दो ही तो बन रहे हैं, दो सेल्स बन रहे हैं तो बाइनरी फिजन कहेंगे। अगर दो से ज़्यादा सेल्स बन रहे हैं, ये फर्दर और ज़्यादा प्रोड्यूस होकर के सेल्स बना रहा है, तो इसको हम कहेंगे मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो इस तरह से 3 नाम आपको याद रखने हैं, अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मेनिया, यूग्लिना भी होता है, इन सभी में बाइनरी फिजन होता है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। अमीबा ये भी एक यूनिसेलुलर होता है, लिस्मेनिया भी यूनिसेलुलर है, पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर होता है, ये इसमें भी ट्रू न्यूक्लियस पाए जाते हैं, दैट इज यूकैरियोटिक। लिस्मेनिया भी यूकैरियोटिक है, पैरामीशियम भी यूकैरियोटिक होते हैं। अमीबा भी प्रोटोजोआ कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये भी एक प्रोटोजोआ है, ये भी एक प्रोटोजोआ है, एंड पैरामीशियम भी एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, अब अगर हम इसका शेप की बात करें तो अमीबा का शेप हमेशा चेंज होता रहता है, यानी इरेगुलर शेप होता है, इरेगुलर शेप। बट लिस्मेनिया का शेप जो होता है ना वो फिक्स होता है, और इसका शेप विप लाइक होता है, विप लाइक है ना, फिक्स्ड शेप, विप लाइक, विप लाइक। पैरामीशियम का भी शेप फिक्स्ड होता है। अगर हम इसके मूवमेंट की बात करें तो अमीबा में जो मूवमेंट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सीडोपोडिया, इसमें सीडोपोडिया पाया जाता है। लिस्मेनिया में मूवमेंट के लिए फ्लैजेला होता है। ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। ये जितनी भी बातें मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ उसे आप नोट की कर लीजिएगा एक जगह पर, इसी से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा इस टॉपिक का, है ना। फ्लैजेला से होता है, और पैरामीशियम में जो पाया जाता है उसको हम कहते हैं सीलिया। ठीक है, इसमें फ्लैजेला से छोटा छोटा जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको सीलिया कहते हैं। फ्लैजेला बड़ा होता है और ये छोटा होता है, बस इतना ही फर्क है दोनों में। ओके, रिप्रोडक्शन टाइप क्या होता है इसमें? बाइनरी फिजन। लिस्मेनिया में भी बाइनरी फिजन ही होता है, इसमें भी बाइनरी फिजन ही होता है। बट बाइनरी फिजन में जो टाइप्स होते हैं उसमें डिफरेंसेस होता है, बिकॉज इसका शेप इरेगुलर है इसलिए इसमें इरेगुलर डिवीजन होता है, इरेगुलर बाइनरी फिजन, इरेगुलर बाइनरी फिजन। इसमें जो बाइनरी फिजन होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल ऐसे होता है ना, तो इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। एंड पैरामीशियम में ऐसे होता है तो इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं। अमीबा और लिस्मेनिया ये आपके बुक में दिया हुआ है, तो इन दोनों का कम से कम आप याद रखेंगे, पैरामीशियम के बारे में नहीं दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट अगर हम अब हम बात करते हैं मल्टीपल फिजन की। मल्टीपल फिजन जिसमें एक सिंगल सेल डिवाइड होकर के मल्टीपल सेल्स बनाता है, तो इस तरह के फिजन को हम कहते हैं मल्टीपल फिजन, जो कि हमें प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। प्लाज्मोडियम क्या है? तो ये भी एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटोजोआ ही है, जो कि मलेरिया कॉज करता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, ये एक तरह का पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट कहा जाता है, ये मलेरिया कॉज करता है। इसमें क्या होता है, एक सिंगल सेल डिवाइड करके बहुत सारे न्यूक्लियाई बनाता है, बार बार ये डिवाइड होकर के बहुत सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है। आपने सुना होगा कि मलेरिया तो भाई मच्छर से फैलता है, तो बिल्कुल सही सुना है, मलेरिया मच्छर से फैलता है। उस मच्छर, तो देखो ये कॉजिंग एजेंट है और मच्छर क्या है? कैरियर है, ये इस पैरासाइट को कैरी करता है ना, जिसको हम कहते हैं फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, है ना। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो होता है वो इस प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को कैरी करता है, अपने अंदर कैरी करता है, और जैसे ही ये हमें काटता है, जैसे ही ये हमें बाइट करती है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, तो वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो हमारी स्किन के थ्रू इंटर कर जाता है और डायरेक्ट हमारे लीवर पे अटैक करता है। कहाँ पे अटैक करता है? ये हमारे लीवर पे, है ना। लीवर में जाकर के ये ब्लड सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट होती है, उसमें बहुत सारे सेल डिवीजन करना स्टार्ट कर देता है, मल्टीपल फिजन करना स्टार्ट कर देता है। एक सिंगल सेल से मल्टीपल ऑफस्प्रिंग वहाँ पे ये प्रोड्यूस करने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से ये मलेरिया कॉज करता है। ओके, अब इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो देखिए, सबसे पहले जब कभी प्लाज्मोडियम का सेल डिवीजन का टाइम आता है, जब कभी भी इसका सेल डिवीजन का टाइम आता है, तो ये अपने सराउंडिंग में एक हार्ड कवरिंग बना लेता है, जिसे हम कहते हैं सिस्ट, जिसे हम कहते हैं सिस्ट, है ना। और उसके बाद ये अंदर में क्या करता है? डिवाइड करने लगता है। एक सेल से 2 सेल बन गए, फिर ये दोनों सेल्स डिवाइड होते हैं,
फिर ये दोनों सेल्स डिवाइड होते हैं। इस तरह से बहुत सारे सेल्स में डिवाइड करते करते ये मल्टीपल सेल्स प्रोड्यूस कर लेता है इस सिस्ट के अंदर, और ये तब तक रिप्रोड्यूस करता रहता है, तब तक रिप्रोड्यूस करता रहता है जब तक कि ये जो पूरा सिस्ट है वो पूरा भर नहीं जाए। ठीक है, ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है जब तक ये बर्स्ट ना कर जाए तब तक इसमें डिवीजन होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, और जब बिल्कुल स्पेस नहीं रहता है तो क्या होती है कि ये सिस्ट जो है वो फट जाती है। ठीक है, और जैसे ही फट जाती है ये सारे सेल्स बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर के वो नए ऑफरिंग बनाते हैं, नया प्लाज्मोडियम सेल्स बना लेता है, नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। ठीक है, जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो सिस्ट ब्रेक्स हो जाते हैं और डॉटर सेल्स रिलीज हो जाते हैं। वो डॉटर सेल्स नए ऑर्गेनिज्म में पार्टिसिपेट हो जाते हैं, नए ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, दैट इज फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन जैसा कि नाम से ही, इस वर्ड से ही पता चलता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें स्प्लिटिंग होती है, फ्रैगमेंट्स बनते हैं। एक सेल है वो टुकड़े टुकड़े में डिवाइड होता है। इस तरह के डिवीजन को, इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू मल्टीपल फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट मतलब टुकड़ा, पीसेस, एंड ईच फ्रैगमेंट ग्रोज इनटू न्यू इंडिविजुअल। हर एक टुकड़ा ग्रो होकर के एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। ठीक है, ये होता किस में है, तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सिंपल होता है उसमें पाया जाता है, जैसे कि स्पाइरोगाइरा, लाइकेंस, फंजाई, मोल्ड्स, साइनोबैक्टीरिया, ये सब में फ्रैगमेंटेशन होता है। ओके, मोल्ड्स यहाँ पे नहीं होगा, है ना, मोल्ड्स में नहीं होता है। फंजाई भी हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि फंजाई में भी बहुत सारे होते हैं जो कि स्पोर फॉर्मेशन होता है, जिसमें और भी बहुत सारी डिफरेंट टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। तो आप बस यहाँ पे स्पाइरोगाइरा नोट कीजिएगा और लाइकेन, स्पाइरोगाइरा एंड लाइकेन। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आप करेक्ट कर लेंगे, इन तीनों एग्जाम्पल्स को कट कर देंगे। अब यहाँ पे आता है स्पाइरोगाइरा। तो स्पाइरोगाइरा क्या है, तो फ्रेंड्स आपने इस तरह की ग्रीन ग्रीन काई देखी होगी, बारिश के दिनों में अक्सर देखने को मिलती है ना। ये काई भी बहुत तरह की होती है, इसमें से एक काई ऐसी होती है जो बिल्कुल लाइट ग्रीन दिखती है और इस पे पैर पड़ते ही पैर बहुत स्लिप कर जाता है ना। तो इसी को कहते हैं, इसी काई का नाम है स्पाइरोगाइरा। दिस इज स्पाइरोगाइरा। ये ना लेक वगैरह के किनारे देखने को मिलता है या किसी वाटरी सरफेस पर देखने को मिलता है। जब आप इसे रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो आप पाओगे कि ये पूरा एक ही साथ रिमूव होगा। क्यों, क्योंकि ये फिलामेंटस होता है। फिलामेंटस मतलब कि इसके जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, फिलामेंट की तरह। ठीक है, इसलिए इसको फिलामेंटस कहा जाता है। ये एक मल्टी सेलुलर है बिकॉज एक से ज़्यादा सेल्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं और इसमें भी ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इसलिए स्पाइरोगाइरा इज अ मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक फिलामेंटस ग्रीन एल्गी। ये एल्गी का एक टाइप है और लाइकेन भी एक एल्गी ही होता है। जो डार्क ग्रीन आप देखते होगे जिसपे आप पैर रखते हो तो वो उतना स्लिप नहीं करता है, दैट इज लाइकेन, है ना। और ये जो स्लिपी काई होता है वो होता है स्पाइरोगाइरा। ठीक है, अब इसमें किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो इसमें जो फ्रैगमेंट्स होते हैं, है ना, ये जो फ्रैगमेंट्स है, ये अलग अलग जो सेल्स हैं। सबसे पहली बात कि ये ग्रीन क्यों दिखता है, क्योंकि ये इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं इसलिए ये ग्रीन दिखता है ना। और ये स्पाइरोगाइरा, ये दो वर्ड, इसमें दो वर्ड मिले हुए हैं। स्पाइरो मतलब स्पाइरल यानी क्वाइल, और गाइरा मतलब ट्विस्टेड, है ना। तो इसमें जो क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट होता है वो स्पाइरल शेप्ड में होता है। इस तरह से क्वाइल्ड होते हैं क्लोरोप्लास्ट के सेल्स। ठीक है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है स्पाइरोगाइरा। एंड बिकॉज ये थ्रेड लाइक अटैच्ड होते हैं, इस तरह से ट्विस्टेड फॉर्म में अटैच्ड होते हैं, इसलिए इसको फिलामेंटस ग्रीन एल्गी कहा जाता है। अब ये जैसे ही मैच्योर हो जाते हैं ये अपने सेल्स को क्या करता है, टुकड़े टुकड़े कर लेता है। यहाँ पर से ये सेप्टम है, यहाँ से अलग कर लेता है, यहाँ से अलग कर लेता है। तो इस तरह से इसमें फ्रैगमेंट्स में ये डिवाइड हो जाता है और इसी को हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। जैसे ही ये मैच्योर होता है अपने छोटे छोटे टुकड़े कर लेता है जिसे हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। तो इस तरह से, और हर एक टुकड़ा फिर से ये वापस से मैच्योर होकर के एक स्पाइरोगाइरा बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें फ्रैगमेंटेशन होता है। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, दैट इज बडिंग। इसमें हम लोग दो एग्जांपल्स देखेंगे, पहला हम लोग यीस्ट का देखेंगे और दूसरा हम लोग देखेंगे हाइड्रा, जो कि एक एनिमल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बडिंग क्या होता है। तो बडिंग में क्या होता है कि इसमें स्मॉल बर्ड्स का प्रोडक्शन होता है, जैसे कि लुक एट दिस, यहाँ पे इस तरह से बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। एक सेल के ऊपर एक सेल है, इसके ऊपर आउट ग्रोथ होती है, इसी को कहते हैं बड। ठीक है, यही बड फर्दर ग्रो करता है और इसमें सेल से डिटैच, ये जो मेन सेल है ना, इससे ये अलग हो जाता है। अलग हो करके ये फिर से
वापस से सेल्स में ग्रो हो जाता है, एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। ओके, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इस बर्ड की हेल्प से रिप्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को बडिंग कहा जाता है ना। यहाँ पे हम दो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, पहले यीस्ट की और उसके बाद हाइड्रा की। यीस्ट क्या है भाई? तो यीस्ट एक यूकैरियोटिक फंजाई है, ठीक है, ये एक फंजाई है। अभी तक जो हमने देखा प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल देखे, एक स्पाइरोगायरा देखा जो कि एक एल्गी का टाइप होता है ना, तो टाइप भी आपको याद रखने हैं। इस यीस्ट का साइंटिफिक नेम अगर हम बात करें, इस यीस्ट के साइंटिफिक नेम की, तो इसको कहा जाता है सैक्रोमाइसेस सेरेविसी। सेरेविसी ए ई है तो इसको हम ई पढ़ेंगे, IAE सेरेविसी, ठीक है। सैक्रोमाइसेस सेरेविसी इसका साइंटिफिक नेम है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है। अब इसमें बडिंग की जो प्रोसेस होती है, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है बडिंग के थ्रू, वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? साइट सिलेक्शन। यीस्ट की जो सेल्स होती है ना, वो यहाँ पर से सेल्स साइट का सिलेक्शन करती है कि कहाँ पे आउट ग्रोथ करवाना है। आउट ग्रोथ के लिए लोकेशन डिसाइड करती है, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में उस लोकेशन पे जहाँ पे उसने डिसाइड किया है, वहाँ पे एक आउट ग्रोथ डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, सेकंड स्टेप में बड ग्रोथ। थर्ड स्टेप में क्या होता है? अब जैसे ही यहाँ पे बड ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही इस सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है इस बड की तरफ। न्यूक्लियस बड की तरफ मूव करने लगते हैं, ठीक है। और मूव करते करते क्या होता है? यहाँ पे स्ट्रेचिंग होती है, और स्ट्रेचिंग होते होते न्यूक्लियस 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। एक पेरेंट सेल की तरफ आ जाता है एक पार्ट, और दूसरा पार्ट इस बड में चला जाता है। तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन या कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, ठीक है फ्रेंड्स। ये हैंडराइटिंग थोड़ी सी बहुत ख़राब होती है क्योंकि पेन की वजह से, है ना। ऐसा नहीं है कि ऐसा राइटिंग ही है, मेरा लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इस पेन की वजह से, तो आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। मैं जो भी लिखती हूँ वो मैं साथ साथ बोलती भी हूँ, है ना, तो इसलिए आप लोग समझ जाइएगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप न्यूक्लियस डिवाइड कर गए, दोनों पार्ट में डिवाइड हो गए। अब क्या होता है? अब ये जो नेक है ना, ये नेक यहाँ पर से कंस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे एक लाइनिंग बन जाता है, एक सेप्टम बन जाता है, और धीरे धीरे करके साइटोप्लाज्म 2 हिस्सों में बन जाती है, जिसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है। यहाँ पे एक सेप्टम का फॉर्मेशन हो गया और साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई। अब लास्ट स्टेप में ये बड डिटैच हो जाता है ना। ये बड इस तरह से, ये अलग है पेरेंट सेल, इसमें एक न्यूक्लियस है, और दूसरा बड यहाँ पे इस तरह से सेपरेट हो जाता है। ये हो गया आपका फाइनल स्टेप, जिसे हम कहते हैं बड डिटैचमेंट। मैच्योर बड ब्रेक्स अवे फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड बिकम्स अ न्यू यीस्ट सेल। उसके बाद ये ग्रो कर जाएगा, ग्रो करके एक बड़ा सा यीस्ट सेल बना लेता है। इस तरह से 5 स्टेप्स में यीस्ट में बडिंग होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बडिंग कैसे होती है। तो ये हाइड्रा क्या है, इससे पहले हम समझते हैं। तो हाइड्रा भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक है। ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, यानी कि एक्वेटिक एनिमल है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। एक्चुअली ये एनिमल है, प्लांट नहीं, ठीक है। प्लांट्स की तरह आपको देखने में लग रहा है, लेकिन ये प्लांट नहीं है, एनिमल है। हाइड्रा इज अ मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक फ्रेश वाटर एनिमल। ओके, इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें 3 पार्ट आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे इसका माउथ होता है, ये माउथ है, ओपनिंग जो होती है, यहाँ से ये फूड इंटेक करता है। फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसे हम कहते हैं टेंटिकल्स। टेंटिकल्स कहा जाता है इसको, ठीक है। ये फूड कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं, एंड ये है इसका बेस, ठीक है। तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर। अब इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो इसमें भी 5 स्टेप्स में बडिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है। सबसे पहले हाइड्रा सेल बड फॉर्मेशन के लिए लोकेशन को डिटरमाइन करते हैं कि कहाँ पे बड का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में लोकेशन डिसाइड हो गई। सेकंड स्टेप में फिर वहाँ पे एक आउट ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, माउथ एंड टेंटिकल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है सेकंड स्टेप में। उसके बाद इसकी मैच्योरेशन स्टार्ट होने लगती है। ये न्यूट्रिशन, ये जो पेरेंट सेल है ना, इससे इसको न्यूट्रिशन मिलने लगती है और ये ग्रो करने लगता है। ग्रो करते करते इसका मैच्योरेशन आ जाता है। फिर मैच्योर होकर के ये, अब बारी आती है कि यहाँ पर से इसको डिटैच होना है, अलग होना है, ठीक है। पूरी तरह से ये ग्रो कर जाता है और फाइनली मैच्योर होने के बाद ये यहाँ से डिटैच हो जाता है और एक अलग इंडिविजुअल बन जाता है, ठीक है।
तो इस तरह से 5 स्टेप्स में इसमें बडिंग होती है। सबसे पहले साइट सिलेक्शन होगा, उसके बाद फिर वहाँ पे आउट ग्रोथ स्टार्ट होती है, फिर उस आउट ग्रोथ में माउथ और स्मॉल टेंटिकल्स का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद फिर ये मैच्योर होते हैं, मैच्योर होने के बाद डिटैच हो जाते हैं और एक अलग नया इंडिपेंडेंट हाइड्रा बना लेता है। इसके अलावा आपको ये बात ध्यान में रखनी है, एक और बात ध्यान में रखनी है कि इसमें रीजेनरेशन भी होता है। रीजेनरेशन क्या होता है तो ये हम लोग इसी के बाद देखने वाले हैं। रीजेनरेशन, ठीक है, रीजेनरेशन यानी कि दोबारा जनरेट करना। अब जैसे कि आपने छिपकली देखी होगी, छिपकली की कभी कभी क्या होता है, इसकी जो टेल है वो अलग हो जाती है, वो कट जाती है, लेकिन कुछ दिन के बाद आप देखोगे कि फिर से उसमें टेल आ गई है। तो इसी को कहा जाता है रीजेनरेशन, दोबारा से जनरेट हो जाना। अब या तो यहाँ पे 2 कंडीशंस हो सकती हैं। एक ऐसा रीजेनरेशन होता है जिसमें बॉडी पार्ट जो लॉस हुए हैं सिर्फ और सिर्फ वही डेवलप होते हैं, और एक ऐसा रीजेनरेशन होता है जिसमें सिर्फ लॉस्ट बॉडी पार्ट से एक पूरा होल ऑर्गेनिज्म बन जाता है, होल ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं, तो इसको भी हम कहेंगे रीजेनरेशन, है ना। अब हम लोगों में भी किसी किसी पार्ट में रीजेनरेशन होता है, जैसे कि कहीं पे स्किन कट जाती है तो आप देखते होगे कुछ सालों के बाद, कुछ मंथ्स के बाद वो स्किन जुड़ जाती है, तो दिस इज कॉल्ड रीजेनरेशन, ठीक है। इसी तरह के और भी कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें रीजेनरेशन होता है। हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे, तो रीजेनरेशन इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रीजेनरेट इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट्स। लॉस्ट बॉडी पार्ट को या तो रीजेनरेट कर लेना या फिर और गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स। इसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, रीजेनरेशन कहते हैं, ठीक है। ये होता कैसे है, कई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसकी बॉडी में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। इन स्पेशलाइज्ड सेल्स में रैपिड डिवीजन होता रहता है, ये प्रोलिफरेट करते रहते हैं। प्रोलिफरेशन मतलब रैपिड डिवीजन, ठीक है। तो इनमें प्रोलिफरेशन होता रहता है जिसकी वजह से ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं, मास ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होता है ना। यहाँ पे मान लो कि ये कट गया तो यहाँ पे कुछ सेल्स होंगे जो कि रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, ग्रो करते 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 क्या करते हैं, ये टेल का फॉर्मेशन कर देते हैं, है ना। प्रोलिफरेट करते करते बहुत सारे सेल्स बना लेते हैं। फिर ये जो मास ऑफ सेल्स है इसमें कई सारे चेंजेस आते हैं, ये कई सारे चेंजेस को फेस करते हैं जिसकी वजह से इसमें वेरियस सेल टाइप्स और टिश्यूज का डेवलपमेंट हो जाता है, कई सारे सेल्स एंड टिश्यूज का फॉर्मेशन हो जाता है, एंड फाइनली एक नया इंडिविजुअल बन जाता है, ठीक है। तो यही है रीजेनरेशन की प्रोसेस। फॉर एग्जांपल इसमें कुछ सिंपल एनिमल्स होते हैं जिसमें रीजेनरेशन देखने को मिलता है, जैसे कि हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। ये 2 एग्जांपल्स की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्लेनेरिया में रीजेनरेशन किस तरह से होता है। ओके, सो प्लेनेरिया एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक है क्योंकि इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, और ये एक फ्लैटवर्म है, चपटा, ओके, जो कि पानी में पाया जाता है, यानी ये एक एक्वेटिक एनिमल है। इसकी खासियत ये है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रीजेनरेशन होता है, ठीक है। ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा इसमें रीजेनरेशन की भी एबिलिटी पाई जाती है। एंड रीजेनरेशन के बारे में आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ये रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, रिप्रोडक्शन का मोड नहीं है ना। इट इज डिफरेंट फ्रॉम रिप्रोडक्शन, ओके। अब इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो देखो समहाउ अगर इसकी बॉडी, ये प्लेनेरिया है, अगर इसकी बॉडी टुकड़े टुकड़े में डिवाइड हो जाती है, किसी भी वजह से अगर कट गई इसकी बॉडी, इसके 3 फ्रैगमेंट्स हो गए, तो हर एक फ्रैगमेंट एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। ये हेड पार्ट है, इसने मिडिल पार्ट एंड टेल पार्ट को इसने ग्रो कर लिया, और एक ये कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि ये एक इंडिविजुअल बन जाता है। इसका मिडिल पार्ट है, इसने हेड और टेल को ग्रो कर लिया, टेल पार्ट मिडिल एंड हेड को ग्रो कर लेता है, और ये सब कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि ये हर एक नया नया इंडिविजुअल बन जाता है, एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल में ग्रो कर जाता है। इसके एक सिंगल पार्ट से, है ना, एक लॉस्ट पार्ट था, हर एक रिमेनिंग पार्ट लॉस्ट पार्ट को ग्रो कर लेता है। इसकी बॉडी में ऐसे सेल्स होते हैं जो कि जिसकी कैपेसिटी होती है रीजेनरेट करने की। इसी तरह से हाइड्रा में भी होता है। लुक एट दिस, हाइड्रा की भी बॉडी को अगर आप यहाँ से काट देते हो, जिसको हम कहते हैं एम्प्यूटेशन, है ना, तो आप कुछ दिनों के बाद देखोगे कि ये जो पार्ट है ना, ये फिर से रीजेनरेट हो जाता है और हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी ग्रोथ होती है और ये हाइड्रा बन जाता है। और ऊपर वाला पार्ट जो है उसने भी टेल को ग्रो कर लिया,
और एक नया हाइड्रा बन जाता है। तो इस तरह से रीजेनरेशन होता है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि प्लांट्स में होता है, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्लांट्स के किसी पार्ट्स, है ना, एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स ग्रो करके एक नया प्लांट ग्रो कर लेते हैं, इस तरह के रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। प्लांट्स में होने वाले रिप्रोडक्शन को, प्लांट्स में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, बेसिकली उसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। अब ये वेजिटेटिव पार्ट्स क्या है, तो देखो प्लांट्स में दो पार्ट होते हैं, है ना, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। बिकॉज प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, है ना। जो पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उसे रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं उन्हें वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। जैसे कि स्टेम में कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता है, रूट्स में भी नहीं होता है, एंड लीव्स का भी एक अलग अपना काम है फूड प्रोडक्शन करने का। तो ये सारी जो पार्ट्स हैं, ये सारे जो पार्ट हैं उन्हें हम वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। एंड फ्रूट्स एंड फ्लावर जो होते हैं इसे हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं। तो इसी वेजिटेटिव पार्ट्स की हेल्प से अगर उसमें ग्रोथ हो रही है और एक नए प्लांट का प्रोडक्शन होता है, तो इसी प्रोसेस को, इसी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है ये दो टाइप का होता है। एक तो वो जो कि नेचुरल डेवलपमेंट होता है, जिसमें नेचुरल डेवलपमेंट होता है ना। जैसे कि आपने देखा होगा आलू को अगर आप उसके जब कल्टीवेशन का टाइम होता है तो आलू में कुछ इस तरह से ग्रोथ होने लगती है, उसमें से पौधे निकलने लगते हैं। तो ये हो गया नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और कुछ होता है जो हम अपने एग्रीकल्चर को बेटर बनाने के लिए करते हैं, जैसे कि रोज़ की वैरायटीज़ उगाने के लिए क्या किया जाता है, एक रोज़ के कुछ पार्ट को कट करके दूसरे पार्ट में इन्वॉल्व किया जाता है, दूसरे पार्ट में इन प्लांट करके हाइब्रिड बनाए जाते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, अब जैसा कि हमने देखा कि वेजिटेटिव पार्ट्स तीन होते हैं, स्टेम्स, लीव्स और रूट्स। तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि स्टेम को ग्रो करके प्रोपेगेट करते हैं, कुछ प्लांट्स लीव्स को ग्रो करके प्रोपेगेट करते हैं, और कुछ प्लांट्स में रूट्स ग्रो करके एक नया प्लांट बनाती है ना। आपने कभी कभी देखा होगा, अभी के सीजन का जो पोटैटो आपने अगर देखा होगा तो उसमें छोटे छोटे बर्ड्स, इस तरह से छोटे छोटे बर्ड्स निकल आए होंगे, है ना। और उसे जब आप छोड़ दोगे उसी नमी वाली जगह पे, तो आप देखोगे कि उसमें से इस तरह से प्लांट निकल आता है। इसी तरह से जिंगर, जिसे अदरक कहते हैं, तो उस जिंगर में भी अगर आप अगर आप नमी वाली जगह में छोड़ दोगे तो ये उसमें छोटे छोटे इस तरह से हरे हरे बर्ड्स निकल आएंगे। इसको क्या कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं। और यहाँ से स्टेम निकलना स्टार्ट हो जाती है, पौधा निकलना स्टार्ट हो जाता है, और उसके पार्ट से ये इस तरह से है, इससे रूट्स निकलना शुरू हो जाती है। अब इस पार्ट को, ये वाले पार्ट को अगर आप कट करके इसको मिट्टी में डाल देते हो, इस वाले पार्ट को अगर आप कट करके मिट्टी में डाल देते हो, तो ये एक प्लांट ग्रो कर जाएगा, है ना। तो हमें पता है कि ये जो रूट्स, ये जो जिंगर होते हैं, इसको हम राइजोम्स बोलते हैं। ये जो निकल रहा है यहाँ से बर्ड्स, इसको हम राइजोम्स कहते हैं। और इस आई में जो निकल रहा है इसको हम कहते हैं, इस पोटैटो में जो निकल रहा है इसको हम आईज ऑफ पोटैटो कहते हैं, आईज ऑफ पोटैटो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें स्टेम के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, जैसे कि पोटैटो, जिंगर, गार्लिक, ऑनियन, जितने भी बल्ब्स वाले हैं वो सब क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है ना। तो स्टेम के थ्रू प्रोपेगेशन होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके लीव्स में से पौधे निकलते हैं, जैसे कि ब्रायोफिलम, ये इसकी नोचेस है ना, अंदर की तरफ जो मुड़ा हुआ होता है इसको नोच कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो नोच होता है ना, यहीं पर से एक दूसरी पत्ती निकलना शुरू हो जाती है और वो इस तरह से रूट्स बन जाते हैं उसमें, और ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ये एक अलग पौधा बन जाता है। ये जैसे ही मिट्टी में टच करता है, यहाँ पर से ये इसकी जो जड़ें हैं, ये मिट्टी में चली जाती हैं और ऊपर एक प्लांट ग्रो कर जाता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स से नया पौधा निकल जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा स्वीट पोटैटो, ये क्या है, ये रूट्स है ना, ये अंडरग्राउंड स्टेम है और ये रूट है। इसी रूट में से पौधा निकल जाता है इस तरह से। इस तरह से आपने रेडिश देखा होगा, मूली, कैरोट, गाजर, उनकी रूट्स इस तरह से निकल जाती हैं और एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो ये था नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब हम लोग देखते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन।
आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि ह्यूमन इफोर्ट्स से जब पौधे उगाए जाते हैं एग्जिस्टिंग प्लांट्स से, उसमें कुछ इफोर्ट्स करके एक नए प्लांट्स की जो ग्रोथ की जाती है उसी को आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। ये एक एग्रीकल्चरल टेक्निक है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर वर्ल्ड एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल टेक्निक भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट ग्रो कराने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। इसमें मेनली 3 मेथड्स होते हैं जो कि फेमस हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ कुछ प्लांट्स, जैसे रोज़, अगर आपने कभी रोज़ लगाया हो तो कोई मैच्योर रोज़ होता है, बहुत पुराना रोज़ होता है, हम क्या करते हैं उसकी एक स्टेम, एक मैच्योर स्टेम को यहाँ पर से इस तरह से कट कर लेते हैं, है ना, ये देखो इस तरह से कट कर लिया, और उसको जब आप अलग रोपोगे तो फिर से वो लग जाता है ना, रोज़ वो फिर से ग्रो कर जाता है। तो दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय कटिंग। ये कौन सा मेथड हो गया? कटिंग मेथड, जिसमें पेरेंट प्लांट के एक पीस को, यूजुअली स्टेम को या लीफ को, लीफ से भी उगाया जाता है ना, जैसे कि कैक्टस, उसकी लीफ को अगर आप डाल दोगे तो वो पौधा बन जाता है, और ये रहा स्टेम का एग्जांपल। तो उसको कट ऑफ किया जाता है और मिट्टी में रोप दिया जाता है, तो वो ये हो गया कटिंग मेथड, ठीक है। इसके थ्रू शुगर केन को उगाया जाता है, रोजेस को, ग्रेप्स को, मनी प्लांट्स, बनाना, ऑरेंज, ये सब इन्हीं मेथड्स के थ्रू प्रोपेगेट किए जाते हैं। ये एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, तो एग्जांपल ध्यान में रखिएगा कि इसमें कौन सा प्रोपेगेशन इन्वॉल्व है। सेकंड मेथड आता है ग्राफ्टिंग एंड थर्ड आता है लेयरिंग। तो लेयरिंग की पहले हम बात करें। लेयरिंग में क्या होता है, प्लांट्स की जो स्टेम होती है ना, लुक एट दिस, ये ट्री है, इसका एक प्लांट का एक स्टेम लिया हमने इस तरह से, और इसको इस तरह से झुका करके मिट्टी में इस तरह से लगा देते हैं, ऐसे लगाते हैं। यहाँ पे मिट्टी हमने चढ़ा दिया इस तरह से, है ना, यहाँ पे हमने इसे मिट्टी से ढक दिया। इस तरह से ढकना है कि इसका जो छोड़ है वो बाहर की तरफ निकला हुआ होना चाहिए। कुछ दिनों तक इस तरह से छोड़ देने के बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ से एक प्लांट इस तरह से ग्रो कर जाता है। लुक एट दिस, इस तरह से प्लांट निकल जाता है। तो ये हो गया सिंपल लेयरिंग, है ना। दूसरे टाइप की लेयरिंग ये होती है, इसमें क्या किया जाता है, एक प्लांट्स की एक स्टेम को सेलेक्ट कर लेते हैं, जो काफ़ी अच्छा हो, हेल्दी हो, उस स्टेम को सेलेक्ट कर लिया जाता है, और उसके जड़ में, है ना, ये मेन ब्रांच है ना, मेन स्टेम है, इसके जस्ट सटे हुए यहाँ पे इसकी बार्क को रिमूव कर दिया जाता है, इतने दूर की बार्क को हटा दिया जाता है छील करके, और उसके बाद वहाँ पे मिट्टी लगा दिया जाता है, और मिट्टी को पॉलीथीन से इस तरह से बांध दिया जाता है। और कुछ दिनों के बाद हम यहाँ पे जब ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर से रूट्स निकल आती हैं। तो ये होता है लेयरिंग, जिसके थ्रू जैस्मिन और गुआवा वगैरह को प्लांट किया जाता है। थर्ड प्रोसेस आता है, थर्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का थर्ड मेथड आता है ग्राफ्टिंग। इसमें क्या किया जाता है, एक पेरेंट प्लांट है ये, ठीक है, इसको इस तरह से बीज से इस तरह से चीर दिया। दूसरा प्लांट जिसको हमें इसमें अटैच करना है, उस दूसरे प्लांट की टहनी को, उस दूसरे प्लांट की स्टेम को लिया जाता है, इस तरह से इसको छील दिया जाता है और उसको इसमें इम्प्लांट कर दिया जाता है। लुक एट दिस, इस तरह से ज्वाइंट करके और खूब अच्छे से बांध देते हैं। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि ये दोनों प्लांट जो हैं वो ज्वाइंट हो जाते हैं। तो वो प्लांट जिसको लगाना है इसको हम कहते हैं सायन, और जिसमें हम लगा रहे हैं, जिसमें रूट्स है, इसमें रूट्स अटैच्ड होती हैं, ये पौधा ज़मीन में लगा हुआ है और ये हम कट करके इसमें इम्प्लांट कर रहे हैं। तो जो ज़मीन में लगा हुआ है, जो रूट के साथ है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। उसकी जो स्टेम है इसको स्टॉक कहा जाता है, और जिसको हम इसमें लगा रहे हैं उसको सायन बोलते हैं। तो इस तरह से भी ग्रोथ कराई जाती है प्लांट्स की, जैसे कि मैंगो, गुआवा, लेमन वगैरह की ग्राफ्टिंग करके उसे ग्रो कराया जाता है। अब ये जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, ये तो हो गया कि फील्ड में कराया जाता है, खेतों में कराया जाता है, अपनाया जाता है ना। एक तरीका इसे लैब में भी प्रोड्यूस किया जाता है। इस तरह से आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लैब में भी कराया जाता है, तब इसे हम नाम देते हैं टिश्यू कल्चर। इस टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है, एक प्लांट है, पेरेंट प्लांट की टिश्यूज़ को वहाँ पर से इसे ले लिया जाता है, इतना साइज का एक टुकड़ा ले लिया हमने, और इसे एक ग्रोथ मीडियम में डाल देते हैं, जिसमें हार्मोन्स वगैरह होते हैं, ग्रो करने वाले कुछ केमिकल्स डाले हुए होते हैं। उस प्लेट में डाल दिया जाता है इस टिश्यूज़ को, और उसको कुछ दिनों तक इस तरह से बंद करके छोड़ दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद इसमें से छोटे छोटे प्लांट निकलने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं कैलस, ठीक है, इसको कहा जाता है कैलस। उसके बाद फिर अब इस कैलस को दूसरे मीडियम में ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिसमें ग्रोथ हार्मोन्स भी मिले हुए होते हैं। इस कैलस को उसमें डाल दिया जाता है जहाँ पे उसकी ग्रोथ होती है। अब ये बन गया प्लैंटलेट्स, अब इसे हम कहेंगे प्लैंटलेट्स।
अब इस प्लांट लेट्स को जाकर के सॉइल में रोप दिया जाता है जहां पर नए प्लांट ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से टिश्यू कल्चर होता है प्लांट्स का। इसका एडवांटेज क्या है, इस टिश्यू कल्चर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? तो इस टिश्यू कल्चर का दो एडवांटेज है। एक तो ये कि इससे कोई डिजीज कॉज नहीं होती है, डिजीज फ्री प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं, एक एडवांटेज ये हो गया। दूसरा, कम टाइम में, लेस टाइम में हम इसे ग्रो करा सकते हैं। तो ये एडवांटेज होता है टिश्यू कल्चर का। तो ये था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसके कुछ एडवांटेज देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो एडवांटेज क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, कि इसके थ्रू, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू जो हम प्लांट्स ग्रो करवाते हैं वो बहुत जल्दी फ्लावर्स फ्रूट्स देने लगते हैं एज कम्पेयर टू दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। जब हम किसी बीज को रोपते हैं तो उससे पौधा बनने में और उसको फलने फूलने में टाइम लगता है, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू जो प्लांट्स उगाए जाते हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं। तो एक एडवांटेज ये हो गया। दूसरा, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें सीड्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं होती है, जैसे कि बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स। तो ये सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिन्हें इसी मेथड्स के थ्रू प्रोपेगेट किया जा सकता है ना। उनकी ग्राफ्टिंग, कटिंग करके उसे ग्रो कराया जा सकता है। तो इसलिए एक सेकंड एडवांटेज हो जाता है इसका ये। और थर्ड एग्जांपल है कि इससे जो प्लांट्स ग्रो होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं पेरेंट प्लांट के। तो थर्ड एडवांटेज ये हो गया। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि ये बहुत ही चीप, बहुत ही सस्ता और इजी वे है प्लांट्स को ग्रो कराने का। इसमें कम टाइम भी कम लगता है और डिजीज फ्री कंडीशन में प्रोपेगेशन होता है, प्लांट्स ग्रो करते हैं। बट इसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लाइक इट कैन रिड्यूस जेनेटिक डाइवर्सिटी इन स्पीसीज। इससे क्या होता है कि बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स ग्रो करते हैं तो जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होती जाती है ना। एक ही तरह के प्लांट्स बार बार उगते रहेंगे, वेरिएशन नहीं आएगा, स्पीसीज कम हो जाएगी इस तरह से। दूसरा, कि दिस कैन मेक प्लांट्स मोर ससेप्टिबल टू डिजीज। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अगर हम टिश्यू कल्चर को हटा देते हैं तो ये डिजीज के लिए ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं। एंड द थर्ड होती है कि ये क्रॉप यील्ड्स को रिडक्ट करता है, इट कैन लीड टू रिडक्शन इन क्रॉप यील्डिंग। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं, ये एडवांटेज हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ये आपकी बुक में दिया हुआ एडवांटेज, तो ये आपको याद रखना है, नोट करना है। ठीक है, नाउ लास्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। ये लास्ट है हमारा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और तब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन को कहा जाता है स्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस वर्ड जो है ना, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन, बनाना। ठीक है, एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है और उस स्पोर के थ्रू एक नए ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं। इस तरह के रिप्रोडक्शन को स्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। स्पोर्स क्या है? ये एक रिप्रोडक्टिव सेल्स है जो कि सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है और यही स्पोर्स नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो करते हैं विदाउट फ्यूजिंग विद अदर सेल, किसी अदर सेल से फ्यूजन किए बिना। ये स्पोर्स की ये खासियत होती है कि ये अपने आप में प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये स्पोर्स बनते कैसे हैं और इसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो आइए सबसे पहले हम ब्रेड मोल्ड्स में रिप्रोडक्शन को देख लेते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। लुक एट दिस, ये है आपका ब्रेड मोल्ड्स, जिसे हम राइजोपस भी कहते हैं, इसी का नाम है ब्रेड मोल्ड्स, है ना। आपने देखा होगा कि जब कभी आप ब्रेड ला करके रखते हो और उसमें कुछ नमी लग गई, कुछ दिनों तक आपने उसे छोड़ दिया, नमी वाले मॉइस्ट एरिया में, मॉइस्ट सरफेस पे छोड़ दिया, तो आप देखते होंगे कि उसके ऊपर कुछ इस तरह से फंगस लग जाता है। वो क्या होता है? दैट इज राइजोपस, वही होता है राइजोपस। ठीक है, और जैसे ही आप उसको वहाँ पे टच करते हो ना तो वो आपके हाथ में लग जाता है, तो वही होता है स्पोर्स। वो जो स्टेन लग जाता है, वो जो डस्ट की तरह आपके हाथों में लग जाता है, वो जिसे आप टच करोगे तो आपके हाथ में भी लग जाता है, वो जो डस्ट होता है वही स्पोर्स होते हैं, उसी के थ्रू ये ग्रो करता है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर को पहले समझ लेते हैं। लुक एट दिस, ये जो आपको रूट्स की तरह दिख रहा है ना, इसको कहा जाता है राइजोइड्स। ये राइजोइड्स कहलाते हैं। ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल, है ना, इसको हाइफी कहा जाता है। ये दोनों जो पार्ट हैं ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इस हाइफी के ऊपर ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको ब्लॉब कहते हैं, ब्लॉब्स दिख रहा है। इस ब्लॉब्स को कहा जाता है स्पोरेंजिया।
सिंगुलर में कहेंगे स्पोरेंजियम, प्लूरल है स्पोरेंजिया। इसी स्पोरेंजिया के अंदर है ना, ये अगर हम इसकी बात करें इस तरह से, तो ये है स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया के अंदर छोटे छोटे डॉट लाइक सेल्स होते हैं, इन्हीं सेल्स को कहा जाता है स्पोर्स। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन को समझिए। जब तक अनफेवरेबल कंडीशन होती है, यानी कि जब तक ये इन्हें रिप्रोडक्शन नहीं करना होता है, तब ये जो स्पोर्स होते हैं ना, ये स्पोर्स इस तरह से, इसमें जो छोटे छोटे स्पोर्स हैं ये इसी स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं। ठीक है, ये इसी स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिली, ये स्पोरेंजिया जो है ये क्या हो जाता है, ये डिसरप्ट हो जाता है। ये इस तरह से डिसरप्ट हो जाता है और सारे स्पोर्स जो हैं वो इधर उधर फैल जाते हैं। इनकी खासियत होती है कि ये बहुत दूर दूर तक स्प्रेड हो सकते हैं, एयर के थ्रू स्प्रेड हो सकते हैं। जैसे ही ये बस्ट किया, सारे स्पोर्स बाहर निकल गए। अब अगर हम इस एक स्पोर्स की बात करें, तो ये जो एक स्पोर होता है, इसके ऊपर एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो कि इसे फ्यूज करने से, जो कि इसे रिप्रोड्यूस करने से रोक के रखती है। इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को कहा जाता है सिस्ट। जैसा कि प्लाज्मोडियम में हमने देखा था, वैसे ही इसके ऊपर भी सिस्ट की एक कवरिंग होती है, और उसी सिस्ट के साथ ये स्पोरेंजिया के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, अब जैसे ही इस सिस्ट को है ना, ये स्पोर्स को जैसे ही मॉइस्ट कंडीशन मिलती है, मॉइस्ट सरफेस मिलता है, कहीं पे भी नमी वगैरह मिलती है, बस ये सिस्ट क्या होता है, बस्ट हो जाता है, फट जाता है, और उसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस कर जाते हैं, ग्रो करना शुरू कर देती है, और इसी ग्रोथ को हम डस्ट के फॉर्म में देखते हैं, और वही डस्ट ग्रो करके राइजोपस बन जाता है इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से राइजोपस में रिप्रोडक्शन होता है थ्रू दी स्पोर्स। ठीक है, तो ये था हमारा रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट जो इस चैप्टर का था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो कंप्लीट हुआ। अब आइए कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, वो देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आपका ये सवाल होगा कि इसमें मैंने एक्टिविटीज़ इंक्लूड नहीं करी है, तो बिकॉज बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, तो एक्टिविटीज़ को हम एक सेपरेट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, सारी एक्टिविटीज़ को मैं एक सेपरेट वीडियो में डाल दूँगी। ओके, तो कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बाई मतलब टू, यानी एक सिंगल सेल डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल जब प्रोड्यूस करता है तो उसे बाइनरी फिजन कहेंगे। मल्टीपल फिजन में एक सिंगल सेल बहुत सारे सेल्स में ग्रो करता है तो उसको हम कहेंगे मल्टीपल फिजन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिंगल सेल बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल आपको लिख देना है, अमीबा, पैरामीशियम, लिशमैनिया एंड बहुत सारे बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। एंड मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम, जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है, उसमें मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है। अगर आपसे एक्सप्लेन करने के लिए कहे इन दोनों में से कोई भी एक कि बाइनरी फिजन क्या होता है, उसे एक्सप्लेन करें, और वो लॉन्ग आंसर टाइप में पूछेगा, तो आपको ये फिगर बनानी है। इस क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ इतना लिख देना काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स। अगर कोई ऑर्गेनिज्म स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है तो उसे क्या बेनिफिट मिलता है, वो किस तरह से फायदे में रहता है, क्या फ़ायदा है स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करने का। तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि स्पोर्स के थ्रू जब रिप्रोडक्शन होता है तो एक सिंगल स्पोरेंजियम में बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, और उन बहुत सारे स्पोर्स से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक बार में रिप्रोड्यूस हो जाएंगे, है ना। तो एक फ़ायदा तो ये हो गया। दूसरा कि ये स्पोर्स एयर की हेल्प से बहुत दूर दूर तक डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, तो इसलिए एक ही जगह पर रिप्रोड्यूस करने का जो कंपटीशन है उसको अवॉइड किया जा सकता है स्पोर्ट्स के थ्रू, है ना। थर्ड एडवांटेज है कि अनफेवरेबल कंडीशन में जो डिहाइड्रेशन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये जो स्पोर्स होते हैं वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर्ड होते हैं, थिक वॉल से घिरे हुए होते हैं, ताकि ये हमेशा रिप्रोड्यूस ना करें। जब फेवरेबल कंडीशन हो तभी ये रिप्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो ये एडवांटेज हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, दैट इज कैन यू थिंक ऑफ रीजंस व्हाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रीजनरेशन। रीजनरेशन के थ्रू मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स एक नए इंडिविजुअल को क्यों नहीं ग्रो करवा सकता है। तो इसका आंसर इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है, मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। बिकॉज मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, उनका ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो डिफरेंट लेवल में ऑर्गेनाइज्ड होता है। बोन्स होते हैं, ब्लड्स होते हैं,
डिफरेंट स्किन्स होती हैं, डिफरेंट सेल्स होते हैं, तो उनको एक रीजेनरेशन के थ्रू, यानी कि एक पोर्शन कट गया है उसी के थ्रू सारे पोर्शंस का ग्रोथ करवाना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सारे ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड मैनर में अरेंज्ड होते हैं। इसलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन के थ्रू एक नया इंडिविजुअल बनाना इट इज़ डिफिकल्ट। ठीक है, ये कुछ बॉडी पार्ट्स को तो रीजनरेट कर सकते हैं, जैसे कि स्किन, अगर कहीं पर की हमारी स्किन खत्म हो जाती है, कहीं पर कोई जख्म हो जाता है, वाउंड हो जाता है, तो वहाँ पर की जो स्किन डैमेज हो जाती है तो वो फिर से रीजनरेट हो जाती है। कुछ ब्लड सेल्स हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं, ब्लड लॉस होता है वो रीजनरेट हो जाता है, मसल्स रीजनरेट हो जाते हैं, लेकिन पूरा एक इंडिविजुअल ग्रो नहीं कराया जा सकता। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, वाई इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रैक्टाइज्ड फॉर ग्रोविंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अल्टीमेटली यहाँ पे आपको एडवांटेज पूछा जा रहा है, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इसका क्या एडवांटेज है, क्योंकि इससे ऐसे प्लांट्स को हम ग्रो करा सकते हैं जो कि सीड प्रोड्यूस करने में एबल नहीं है। ये एक रैपिड, चीप, ईजियर मेथड है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। इसके थ्रू हम इस ऐसे जगह पर भी प्लांटेशन कर सकते हैं जहाँ पर सीड जर्मिनेशन नहीं हो सकता है, जहाँ पे सीड प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, वहाँ पे भी हम प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं। इसीलिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अपनाया जाता है। एंड इसके थ्रू किसी प्लांट की अगर अच्छी क्वालिटी है तो उस क्वालिटी को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, क्योंकि इससे जो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं वो बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। तो इस तरह से हम वैरायटीज़ को सेव कर सकते हैं, इसीलिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यूज़ किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, वाई इज डीएनए कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था, सेम क्वेश्चन पूछा है, दैट मीन्स कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। डीएनए कॉपिंग क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, क्योंकि डीएनए कॉपिंग से क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशंस एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती रहती है, इसलिए डीएनए कॉपी ज़रूरी है। इसके अलावा अगर डीएनए कॉपी नहीं हुई तो पेरेंट सेल में जो डीएनए है वो तो लॉस हो जाएगा, तो पेरेंट सेल से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर करने के लिए डीएनए कॉपी ज़रूरी है। एंड थर्ड, कि इसमें कॉपिंग के ड्यूरिंग जो वेरिएशंस आती है वो स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए डीएनए कॉपिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में। तो इसी के साथ हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है, हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने यहाँ पे डन कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। ओके, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय।